हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, यूं तो हमने जीएस की अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखी हैं, पर एग्ज़ाम की कंडीशंस को देखते हुए, नियर बाय एग्ज़ाम देखते हुए हम आज यूपीएससी सीसेट की क्लास शुरू करने वाले हैं। आपको पता है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपका जो दूसरा पेपर होता है, जो जो दूसरा पेपर होता है पेपर टू जो होता है वो होता है सी सेट का पेपर होता है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन और मैथ और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पेपर 1 तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन पेपर 2 जो कि सीसेट का होता है उसको क्वालिफाई करना मुश्किल पड़ जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा, बहुत सारों के साथ ऐसा देखा गया है। तो ऐसा कुछ हमें ना फेस करना पड़े, इसीलिए हम यूपीएससी एग्जाम में, यूपीएससी प्रीलिम्स में एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन ईयर वाइज देखते जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे तो आपको ऊपर देख के समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। लॉजिकल रीजनिंग से हैं, ब्लड रिलेशन से हैं, डायरेक्शन सेंस से हैं। ऐसा हर क्वेश्चंस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, और साथ साथ में आपको वहाँ क्वेश्चन की डेट और कौन यूपीएससी कौन से ईयर में आया हुआ है वो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग। पहला क्वेश्चन है यूपीएससी सीसेट 2022 में आया हुआ। क्या कह रहा है? ए बी सी एंड डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो। देखिए, ए से लेके ए बी सी डी ई और एफ ऐसे एक रो में बैठे हुए हैं। अब उनकी बैठने की पोजीशन जैसा दिखाया गया है सेम एज इट इज नहीं है। उनकी बैठने की पोजीशन कैसी है एग्जाम में, क्वेश्चन में दी गई है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेंशन किया है, सी इज द राइट ऑफ ए। ए है, मान लीजिए ये ए है, तो ए के राइट में, ए का राइट कहाँ होगा? अब ए का राइट होगा ये साइड में, ये ए का राइट है और ये ए का लेफ्ट है। आप अपने हिसाब से देख लें। तो देखिए, ए के राइट में कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। अगला क्या लिखा है? बट टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेकिन बी के लेफ्ट में। तो सी की पोजीशन क्या है? ए के राइट में और बी के लेफ्ट में। तो बी के लेफ्ट में होगा तो कहाँ होगा? यहाँ पे। ठीक है, ए के राइट में है और बी के लेफ्ट में है। चले, ये हमने देख लिया। अगला क्या लिखा है? डी इज द राइट ऑफ बी। डी क्या है? बी के राइट में है, बट टू द लेफ्ट ऑफ ई, लेकिन ई के कहाँ है? लेफ्ट में है। तो बी अगर डी के राइट में होगा तो डी का राइट कौन से साइड होगा? ये साइड होगा। डी का राइट कहाँ? बी, तो यहाँ डी होगा। अब क्या पूछा है? बोला है ई के लेफ्ट में है, तो ई के लेफ्ट में होगा तो ई की पोजीशन कहाँ होगी? ई यहाँ, इसकी पोजीशन यहाँ होगी, तभी तो ये लेफ्ट में होगा। तो हमारी सीरीज कैसी बनी? ए सी बी डी और ई। चलिए आगे क्वेश्चन में करते हैं। हु इज सिटिंग इन द मिडल। मिडल में कौन सिटिंग है? तो देखिए कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 है टोटल। तो अब देखिए मिडल में कौन है? यहाँ पे मिडल में है बी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ठीक है, यूपीएससी सीसेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है? चलिए देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, A woman said, he is the son of my mother's only son। देखिए, एक विमेन है, मान लीजिए ये एक औरत है। ठीक है, ये क्या कर रही है? इस मैन के सामने ऐसे पॉइंट कर रही है और कह रही है कि ये जो मैन है, he is the son of, ये क्या है? सन है। क्या है? सन है, पुत्र है। ही इज द सन ऑफ माई मदर्स। किसकी मदर्स की? इस औरत की मदर, इस औरत की मदर, मदर्स ओनली सन। इस औरत की जो मदर है उसका जो ओनली सन है,
उस ओनली सन का ये क्या है, सन है, ऐसा ये औरत कह रही है। फिर क्या बोला है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो ये आदमी इस औरत से कैसे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए हम देखते हैं, देखिए ये वुमेन है, अगर इसकी मम्मी है, इसकी मदर का सन है, दैट मीन्स ये और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। अब अगर ब्रदर का सन होगा तो वो आपका क्या, इस औरत का क्या कहलाएगा, नेफ्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेफ्यू कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। क्या पूछा है, ए पर्सन वॉक 10 मीटर नॉर्थ देन टर्न राइट्स टू वॉक 5 मीटर। चलिए हम साथ साथ में क्वेश्चन करते जाते हैं। देखिए सबसे पहले आप डायरेक्शन सेंस कर लीजिए। देखिए ये ऊपर नॉर्थ है, ऐसा हमने देखा है, ये नीचे साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्या बोला, ए पर्सन वॉक 10 मीटर नॉर्थ। देखिए कोई पर्सन अगर इस पॉइंट से शुरू करता है तो वो यहां से 10 मीटर, कितना, 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। देखिए हमारा नॉर्थ ऊपर है तो नॉर्थ डायरेक्शन में गया। ठीक है, देन टर्न राइट्स। अब अगर आपका फेस नॉर्थ के साइड है तो आपका राइट कहाँ होगा, ये साइड, मतलब आपने फेस कहाँ घुमाया, यहाँ, और यहाँ से कितना जाते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं। कितना चलते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं। देन टर्न राइट्स। अब अगेन आप यहाँ से टर्न करते हैं राइट, तो अगर आपका फेस इधर है तो आपका राइट कहाँ होगा, ये साइड, तो आप यहाँ से फिर से कितना आ जाते हैं, 10 मीटर आ जाते हैं। माफ कीजिए यहाँ किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ मीटर है, मैंने किलोमीटर लिख दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मीटर है। तो 10 मीटर आते हैं आप राइट चल के, यहाँ तक आगे वॉक स्टेप। फाइनली ही टर्न लेफ्ट। आप देखिए अब अगर आप इस पॉइंट पे हैं, ठीक है, तो आपका लेफ्ट कहाँ होगा, आपका लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। कहाँ होगा आपका लेफ्ट, इस डायरेक्शन। तो आप इस डायरेक्शन में फाइनली ही टर्न लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट टर्न करते हैं और कितना मीटर चलते हैं, 10 मीटर चलते हैं। What is the final position from the starting point? आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगर ये 5 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली जो लाइन होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ये वाली लाइन भी कितनी होगी, 5 मीटर होगी। ठीक है, पहले तो पूछा है डायरेक्शन, तो देखिए आपके फेस का डायरेक्शन कौन से उसमें है, ईस्ट में है। तो पहली चीज तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि आप कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। तो ईस्ट डायरेक्शन, अब यहाँ पे सब ईस्ट 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 दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपकी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी है, ये वाली आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखिए इस स्टार्टिंग पॉइंट से आप 5 मीटर ऐसे गए और फिर यहाँ से आप क्या हुए, 10 मीटर और गए। मतलब आपने टोटल कितना कवर किया, आपने कवर किया 15 मीटर का डिस्टेंस। कितना किया, 15 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 नंबर सीरीज का 2018 में आया हुआ है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया है 2, 6, 12, 20 और 42। अपने को इसका क्या करना है, इसका मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ऑप्शन दिया है 26, 28, 30 और 32। चलिए हम इसको करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस देखिए, 2, फिर दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ है 12, फिर दिया हुआ है 20 और फिर दिया हुआ है स्पेस और फिर दिया हुआ है 42। अब ध्यान से देखते हैं, नंबर बहुत स्लो प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। अगर स्लो प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो आएगा नहीं। मल्टीप्लिकेशन आता तो नंबर बहुत रैपिड प्रोग्रेशन में बढ़ता, इसीलिए इसमें हमें एडिशन जैसा कुछ दिख रहा है। और देख के भी पता चल रहा है कि 2 से 6 पर गया तो कितने का एडिशन हो रहा है, 4 का एडिशन हो रहा है। 6 से 12 पे गया तो कितने का एडिशन हो रहा है, 6 का एडिशन हो रहा है। 6 से 12 से 20 पे गया तो कितने का एडिशन हो रहा है, +8 का एडिशन हो रहा है। अब ये सीरीज अगर इतनी कंटिन्यू है, 3 पॉइंट तक कंटिन्यू, तो आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। करके देखते हैं। 20 से जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ा, यहाँ पे भी 2 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितने पॉइंट का इंक्रीमेंट होना चाहिए, +2 का। तो मतलब यहाँ कितने पॉइंट एडिशन होगा,
+10 पॉइंट का एडिशन होगा। 8 यहाँ पे था, 2 ये ऐड कर लिया तो कितना हो गया +10। अब 20 में 10 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए 30। चलिए आगे देखते हैं क्या ये सही है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट का फिर से एडिशन होगा तो 30 में कितना ऐड होना चाहिए मेरा +12 ऐड होना चाहिए, तो कितना आंसर आ रहा है 42, मतलब ये सही है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ब्लैंक स्पेस में मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, वो आएगा 30। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आया हुआ है, CSET 2023 में। देखिए क्या लिखा है, A एंड B कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है कि A कोई भी काम करने में 10 दिन का टाइम लेता है और B उसी काम को करने में कितने दिन का टाइम लेता है, 15 दिन का टाइम लेता है। क्या लिखा है, इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे। तो देखिए ऐसा लिखा हुआ है, आप इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप पुरानी मेथड से कि वर्क डन बाय ए, मान लीजिए वो ए के द्वारा किया गया काम क्या होगा 1/10 होगा, बी के द्वारा किया गया काम कितना होगा 1/15 होगा। फिर आप क्या करें, आगे प्रोग्रेस करें और टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क कितना होगा, ए के द्वारा काम किया गया ये 1/10, फिर प्लस बी के द्वारा किया गया काम 1/15, फिर इसका एलसीएम ले। एलसीएम कितना होगा 30 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3/30, यहाँ पे कितना आएगा 2/30, फिर क्या करें 3 और 2 5/30, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/6। ये क्या आ गया 1/6। ठीक है, 1/6 मतलब आपको काम करने में, एक काम करने में कितना दिन लग रहा है, 6 दिन लग रहा है। तो ये तो ऐसे निकाल लें, या फिर आप ऐसे करें। देखिए एक ये है, एक ये है, दूसरा है कि ये देखिए ए को 10 दिन लग रहा है, बी को 15 दिन लग रहा है। तो आप क्या करें, इन दोनों का पहले एलसीएम ज्ञात कर लें। ठीक है, तो कितना आएगा, मान लीजिए इसका एलसीएम आएगा 30 आएगा। तो अब 10 ए एक दिन में 10 काम करता है तो 30 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 3 दिन। बी एक दिन में 15 काम करता है तो 30 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 30 काम करने में उसे टाइम लगेगा 2 दिन। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। एफिशिएंसी का सीधा सीधा मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। तो इन वन डे एक दिन में ए 3 काम करता है और बी 2 काम करता है। तो अब अगर दोनों काम साथ में करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम हमारे पास कितना है 30, ये रहा। दोनों साथ में काम करेंगे तो एक 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो टोटल आंसर कितना आएगा हमारा 6 डेज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, संभावना का। यूपीएससी CSET 2016 में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए बैग कंटेन 5 रेड 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम। हम देखिए एक बैग है, मान लीजिए कोई बैग है, ऐसा बैग है और इस बैग में ऐसे 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 बॉल्स भरे हुए हैं। इस बॉल में से 5 रेड हैं, 2 ग्रीन हैं और 3 ब्लू हैं। अब अगर आप रैंडमली इस बैग के अंदर यहां से हाथ डालते हैं और एक एक बॉल उठाते हैं, 1 बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, अगर एक बार में एक बॉल उठाया जाता है रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या है रेड बॉल आने की। तो संभावना के लिए पहले हमें टोटल पता करने का पड़ेगा, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स कितने हैं टोटल। तो टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स की बात करें तो देखिए 5 रेड 3 ब्लू और 2 ग्रीन, तो टोटल कितने हो गए 5 और 3 8, 5 3 8 और 2 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए 10। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं 10। अब इस 10 बॉल में से 5 आने की संभावना कितनी है। तो सबसे पहले हमारे पास रेड बॉल कितनी है, फेवरेबल कंडीशन कितनी है। ऐसा बन सकता है कि 5 बॉल है रेड, तो ऑब्वियस सी बात अगर मैं हाथ डालूंगा तो 5 बार मेरे हाथ में क्या आएंगे, रेड बॉल आ सकती हैं। तो मेरे पास जो फेवरेबल कंडीशन है रेड आने की वो कितनी है 5। बट मुझे तो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या करूंगा, कितने हैं मेरे पास 5 फेवरेबल कंडीशन है, टोटल कंडीशन कितनी है 10,
तो मेरे पास कंडीशन कितनी आ जाएगी 0.5 या यूं कहें 1/2। तो 1/2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोट एंड स्ट्रीम से आया हुआ क्वेश्चन है, सी सेट 2019 में है, नाव और धारा से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ए बोट टेक्स 4 आवर टू गो 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाने में एक कितना 48 किलोमीटर जाने में उसे कितने घंटे का टाइम लगता है, 4 घंटे का टाइम लगता है, 4 आवर्स का टाइम लगता है। मतलब यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ स्पीड किसकी इतनी 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है। 6 आवर टू रिटर्न अपस्ट्रीम। अब 6 आवर क्या है, यहाँ पे देखिए एक ही दिया हुआ है 6 आवर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में कितना दिया हुआ है, टोटल कितना है 48 किलोमीटर का लेंथ है, अपस्ट्रीम आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है 6 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या लिखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर में अगर स्पीड फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। ठीक है, तो 1/2, अब मेरा क्या है 12 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, देखिए क्या लिखा है। ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का। देखिए दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये किसका सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए सिंपल इंटरेस्ट को पहले शब्द समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इस प्रिंसिपल अमाउंट पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और कुछ टाइम पीरियड दिया होता है जिसके पे आपको क्या ज्ञात करना पड़ता है, जिसपे आपको मिलने वाला ब्याज ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा होता है। कैसे, बट से और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को दूसरे शब्दों में कहें तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन जो है, मूलधन ये हर साल के लिए जितने भी नंबर्स ऑफ ईयर होंगे उसमें क्या रहेगा, सबके लिए फिक्स रहेगा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको मैंने 1 साल के लिए रखा सम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो अगले साल के लिए मेरा जो भी अमाउंट निकलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। मतलब ब्याज पे ब्याज है, ये क्या है, ब्याज पे ब्याज। ठीक है, तो अब चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, सिंप्लीफाई कर ले। और मैं सिंपल इंटरेस्ट में एक एग्जांपल आपको शो करूं तो मान लीजिए मैं 100 रुपये 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए क्या रखता हूं, 2 इयर्स के लिए ब्याज पे रखता हूं। तो मेरा ब्याज अमाउंट कितना होगा, देखिए ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये क्या है, टाइम पीरियड है। तो इसको सिंपली अपने समझते हैं। देखिए 100 रुपये को के ऊपर मुझे पहले साल में मतलब फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है, 10% मिल रहा है। 10% मिलेगा मतलब मुझे कितना मिलेगा, 100 रुपये का 10 रुपया क्या मिला है मुझे, ये ब्याज मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर अगले साल के लिए मुझे जो ब्याज कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट में साधारण, वो इसी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करना है। मतलब मुझे 100 रुपये के ऊपर ही फिर से क्या करना है, 10% का इंटरेस्ट लगाना है। तो मुझे कितना होगा, 10 रुपीज यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, तो मेरा टोटल ब्याज कितना हो गया 2 साल में, 20 रुपये हो गया। ठीक है, और मगर मिश्र धन काउंट करो तो मुझे कितना मिलेगा, एट लास्ट 120 रुपीज मिलेगा 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में।
बट अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से बाहर निकलूं और कंपाउंड इंटरेस्ट में इसे करना चाहूं, देखिए समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में कर रहा हूं, मैंने क्या रखा, ये सेम चीज लेके चल रहा हूं मैं। तो 100 रुपए पर फर्स्ट ईयर, पहले साल मुझे 10% के ऊपर जो 10% का जो रेट मिलेगा, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 10 रुपए का। लेकिन नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल, मतलब ये सेकेंड ईयर में, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सेम था, और लेकिन सेकेंड ईयर में यहाँ ये प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा। अब इस ईयर में ये ब्याज मुझे जो 10 रुपया मिला, ये प्लस मेरा प्रिंसिपल, मतलब क्या करेंगे, टोटल 110 रुपए पर कितना ब्याज कैलकुलेट करेंगे, 10% का ब्याज कैलकुलेट करेंगे, तो मुझे मिलेगा सेकेंड ईयर का रेट, सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होगा इसका, 10% काउंट करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। तो मतलब मुझे 2 साल के एंड में कितना ब्याज मिला, अगर मैं ब्याज की कैलकुलेशन करूं तो 10 रुपया ये और 11 रुपया ये, 21 रुपया मिला। अब अगर मैं मिश्र धन काउंट करूं तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, तो मेरा पी कितना था, 100 रुपए, और मुझे आई कितना मिला, 21, तो मेरा कितना हो गया, 121 रुपीज हो गया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में हम ब्याज के ऊपर ब्याज कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं और हम अपने सवाल के ऊपर आते हैं। ये तो सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। क्या पूछा है हमें, 10,000 रुपए के ऊपर 10% के रेट से 10% पर एनम के कंपाउंड पर एनुअली फाइंड करना है हमें, अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, ए फाउंड करना है कितने के लिए, 2 साल के लिए। तो एक तो होता है आप फॉर्मूले के हिसाब से जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं। देखिए फॉर्मूला है, आप लिखें ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का आर डिवाइड बाय 100 और इनटू टोटल टाइम पीरियड। अब इसके ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 10,000 मेरा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 डिवाइड बाय 100, कितने टाइम के लिए है, 2 साल के लिए है। तो आप कैलकुलेट करें तो 10,000 ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 1.1, 1.1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मतलब ऐसा हो जाएगा 10,000 इंटू, मैं ऐसा करूं 11/10 इंटू 11/10, ऐसा करूं, 0 0 0 0 कैंसल, ठीक है। तो मेरा कितना निकल के आएगा, मेरा निकल के आएगा 12,100 रुपये। ये तो ऐसे हो गया। लेकिन अब ये तो छोटा अमाउंट है तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मान लीजिए बड़ा अमाउंट आएगा तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे ना कैलकुलेट करके हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 10,000 रुपये के ऊपर 10% इंटरेस्ट पे, 10% पे फर्स्ट ईयर का, पहले ईयर का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 1,000 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर के लिए मेरा ये जो 1,000 रुपया है ये किस में जुड़ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इसमें जुड़ जाएगा। तो मुझे कितने पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 11,000 रुपये पे कितना कैलकुलेट करना है, 10% कैलकुलेट करना है। तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, 1,100 रुपया ब्याज मिलेगा। तो मतलब टोटल ब्याज मेरा कितना हो गया, 2,100 रुपये, 1,000 ये और 1,100 यहाँ से, टोटल 2,100 हो गया। अब मुझे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो पी मेरा कितना, 10,000 और प्लस 2,100, तो टोटल कितना हो गया, 12,100 रुपये। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 12,100 रुपये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है, सीसेट 2018 में पूछा गया। क्या लिखा है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 180। मान 2 नंबर हैं, कोई भी नंबर है, मान लीजिए x इंटू वाई, और इनका एलसीएम कितना है, 180, और उसके उसी का एचसीएफ क्या है, और इन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका एचसीएफ क्या है, 6। 1 नंबर इज 30, जिसमें से एक नंबर, मान लीजिए x दिया हुआ है कितना, 30 दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए कहते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है,
प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब इसको हम ऐसे ना करके ऐसे मान लेते हैं, x इंटू वाई का है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये कितना दिया है, 180 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स। एक नंबर हमारे पास है 1 नंबर, तो हमारे पास 30 है और हमें दूसरा नंबर मतलब y फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 180 इंटू 6 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू वॉट, y लिखें या अदर नंबर लिखें, क्या हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा और 5 36 क्या हो जाएगा 180। तो अपना आंसर क्या आ गया 36 आ गया। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये सिलोज्मे का सवाल है। क्या पूछा है, यूपीएससी सीसेट 2009 में 18 में आया, माफ कीजिएगा। क्या लिखा है, स्टेटमेंट दिया है कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स और सम फ्रूट्स आर बनाना। देखिए अब मैं इसको बनाता हूं यहां पे पहले समझने के लिए। देखिए ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, तो देखिए मान लीजिए ये कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है, ये एप्पल्स हैं, ये सारे एप्पल्स क्या हैं, ये सारे एप्पल्स फ्रूट हैं। तो ये एप्पल्स और ये किसकी लाइन हो गई, ये हो गई फ्रूट्स की लाइन। ये वाला क्या है, एप्पल्स है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि सारे एप्पल फ्रूट्स में तो आ रहे हैं, नो डाउट ये सारे एप्पल्स किस में आ रहे हैं, फ्रूट्स में आ रहे हैं। बट उसके बाद भी यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि उसके बाद भी यहां पर ये वाला जो स्पेस है ये खाली रह जा रहा है। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे। अब कंक्लूजन में चलते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा है, सम एप्पल्स आर बनानास। हाँ, अब इसमें माफ कीजिएगा दूसरा स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ा, मैंने लिखा पहला स्टेटमेंट है ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, तो ऑल एप्पल्स जितने भी एप्पल्स थे वो क्या हो गए, फ्रूट्स हो गए। सम फ्रूट्स आर बनाना, अब कुछ फ्रूट्स बनाना हो सकते हैं, तो मान लीजिए ये जो स्पेस है ये क्या हो गए, बनाना हो गए। ठीक है, अब लिखा है कंक्लूजन में सम एप्पल्स आर बनाना, क्या कुछ एप्पल आपको बनाना दिख रहे हैं। तो देखिए बनानास की कैटेगरी कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है। एप्पल्स वाली कैटेगरी कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ दिख रही है। तो पहले इसका मतलब सम एप्पल्स आर बनानास, ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही है। क्या लिखा है, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, क्या जितने भी फ्रूट्स हैं सबके सब एप्पल है, नहीं, एप्पल तो एक छोटा सा भाग है फ्रूट का, और फ्रूट्स में बनाना भी आ रहा है, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पे सम एप्पल्स आर बनाना कंक्लूजन जो लिखा है वो क्या है, गलत है। ठीक है, सम फ्रूट्स आर बनानास का मतलब तो है कुछ फ्रूट्स बनानास है। दैट डजंट मीन कि जो फ्रूट्स हैं, जो एप्पल्स, जो वो जो बनानास है वो एप्पल्स भी होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा आंसर नंबर डी, नेदर वन फॉलो नॉर टू फॉलो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, यूपीएससी सीसेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, इफ ए सर्टेन कोड टेबल इज रिटन इन यूबीएमसीएफ फॉर्म एंड चेयर इज रिटन, तो चेयर किसमें, देखिए अब आप देख पा रहे हैं टी दिख रहा है, यू दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, टी ए बी एल टी, इसके नीचे यू बी एम सी एफ। तो आप देख पा रहे हैं अगर आप पढ़ते हो ए से बी सी डी तक पढ़ेंगे, ए से जेड तक देंगे, तो आपको पता होगा आर एस टी और यू। टी के बाद क्या आ रहा है, यू, तो यहाँ पे देखिए टी के बाद यू, ए के बाद बी, फिर उसके बाद में, ठीक है बा, फिर देखिए फिर क्या है, बी के बाद सी, एल के बाद एम और ई के बाद एफ, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है फिर चेयर के लिए कौन सी कंडीशन बनेगी, अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो चेयर के लिए कौन सी कंडीशन बनेगी। तो देखिए पहले दो में और लास्ट के एक में तो हमें सीधा सीधा फॉलो करना है। तो सी के बाद क्या आता है, डी, एच के बाद क्या आता है, आई, आर के बाद क्या आएगा, एस। तो हमारा एस तो रहना चाहिए, तो लास्ट में इसमें एस है, इसमें एस है,
मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों ही आएंगे। अब क्या लिखा है, इसमें क्रॉस करना है, तो ए के बाद क्या आएगा, बी, और आई के बाद क्या आएगा, जे। तो हमारा कंडीशन क्या बन गया, डी आई जे, डी आई जे बी एस, डी आई जे बी एस कहाँ है ये, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है क्लॉक एंड कैलेंडर के ऊपर, क्या है क्लॉक एंड कैलेंडर, यूपीएससी से 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है इफ 26 जनवरी 2025 इज अ संडे देन व्हाट विल बी डेट 26 जनवरी 2028 को। अगर 26 जनवरी 2025 को संडे है तो 26 जनवरी 2028 को क्या होगा। तो देखिए इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो होता है आप वो क्या बना लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर यहाँ बना लें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एक तो ऐसा टेबल आता है, आप वो टेबल बना लें। ठीक है, एक तो ऐसा टेबल आता है, आप उस टेबल, पहले हम उस टेबल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखें 14, 40, 25, 03, 61, 46। ये किसके लिए, ये होगा नॉर्मल ईयर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर लीप ईयर हो तो, लीप ईयर मतलब जिसमें फरवरी कितने की हो, जिसमें फरवरी कितने की हो, 29 की। तो इसमें क्या होगा, इसमें जनवरी के प्लेस पे 1 की जगह 0 हो जाएगा और फरवरी में कितना हो जाएगा 3। बाकी सारे प्लेस एज इट इज रहेंगे, ये सब के सब एज इट इज ही रहेंगे, मतलब इनकी जो वैल्यूएशन लिखी है वो एज इट इज रहेगी। संडे के लिए हमारा कोड 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 0। ये हमारा कोड होगा। अब इस कोड के हिसाब से करते हैं। देखिए तो कोड के हिसाब से करने का मतलब होता है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए डेट, मंथ, ईयर, ऐसे 3 फॉर्मेट में दिया होगा। डेट को हमें 7 से डिवाइड करना है और हमें आंसर लिखना है, जो डिवाइड हो जाएगा वो नहीं, जो डिवाइड करने के बाद में जो बचता है वो। जैसे मान लीजिए 20 है, 20 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा, कितना बचेगा 6। तो ये जो 6 बच रहा है इसको यहाँ पे लिखना है हमें। ठीक है, अब मंथ, तो मंथ की दो मंथ है। ठीक है, तो मंथ का जो कोड होगा, मंथ कोड यहाँ से देख के हमें लिख देना है। लेकिन मंथ कोड लिखते समय हमें देखना है कि नॉर्मल ईयर है, ये जो ईयर दिया हुआ है ये नॉर्मल ईयर है कि फिर क्या है, लीप ईयर है। ईयर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे, मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ है 2024 दिया हुआ है। अब 2024 के लास्ट के 2 डिजिट को एक बार 7 से डिवाइड करना है और एक बार 4 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने पर जो नंबर रैम जो हमें मिलेगा, शेष मिलेगा, उसको यहाँ लिख देना है और 4 से डिवाइड करने पर जो हमें भागफल मिलेगा उसको यहाँ लिख देना है। जैसे 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 4 छंग 24, तो मुझे क्या मिला, क्या मिला मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मिलेगा, कितना मिलेगा, एक मिनट इसको साफ कर देता हूँ। देखिए मुझे यहाँ मिला कितना, मुझे यहाँ मिला 6, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अब 24 को अगर 7 से भाग दूंगा तो 7 त्रिक 21, 3 बार में जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा 3, तो जो बचा है वो शेष यहाँ लिख देना है। और मंथ का कोड लिखना है, तो ऐसा करके अपने को करना है और बाद में जो आंसर आएगा इसको ऐड करने पर उसको भी हमें 7 से डिवाइड करना है और 7 से डिवाइड करने के बाद में उसका भी जो शेष फल होगा वो हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ऐसा करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको ये वाला, और इसको हम एक दूसरे मेथड से भी देखेंगे। दोनों मेथड से हम इसको देखेंगे और एकदम सिंपली करने का ट्राई करेंगे। सिंपल एज इट इज करते जाएंगे। दोनों मेथड आप देख लेंगे तो आपको इजी रहेगा। देखिए पहला वाला करते हैं। क्या लिखा हुआ है पहले कि 26 जनवरी 2028 की डेट हमें, अब देखिए 28 है,
लीप ईयर है कि नहीं कैसे पता चलेगा? 4 से डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीटली कट जा रहा है, कोई भागफल नहीं, कोई शेषफल नहीं बच रहा है, तो ये क्या है? लीप ईयर। 28, 14 के पढ़े में 28 आता है, तो 4 पंचे क्या होगा? 4 छंग 24 और 4 दूनी 28, मतलब कंप्लीटली कट जाता है, तो ये क्या है? लीप ईयर। अब 2028 अगर लीप ईयर है तो हमें कोड क्या देखना पड़ेगा? हमें कोड देखना पड़ेगा किसका? जनवरी का। जनवरी का कोड हमें क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले 26 क्या लिखा है? 26 जैन 2028। क्या बोला है? 2025 में यहाँ संडे है। चलिए, तो इसको किससे डिवाइड करना है? 7 से। 7 त्रिक 21, मतलब मेरे पास कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, प्लस जनवरी का कोड मेरा क्या हो गया? 0। इधर 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, मतलब कुछ भी नहीं बचा, तो मैं क्या लिखूंगा? 0 प्लस इसको इसको क्या होगा? 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, तो मेरा क्या हो गया? 7 5 12 डिवाइड बाय 7, 7 दूनी 14, नहीं कितना? 5। 5 नंबर पे पांचवा आ रहा है मेरा, तो पांचवा नंबर कहाँ है? थर्सडे पे। तो मेरा ये मतलब क्या होगा? 7 जनवरी, 26 जनवरी को 2028 में क्या होगा? थर्सडे होगा। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है कि देखिए, जब नॉर्मल ईयर, ये तो फर्स्ट मेथड, एक मेथड होता है जब नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में, सॉरी माफ कीजिएगा, जब नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में हम जाते हैं, जैसे मैं 2025 से 2026 में जाऊंगा, दोनों ही नॉर्मल ईयर हैं, तो मैं एक दिन का गेन करूंगा। मतलब अगर 2024 में किसी डेट को मेरे सोमवार है, तो 2026 में उसी डेट को मेरे को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। लेकिन मैं नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाऊंगा, तो मैं 2 दिन का गेन करूंगा। 2 दिन का गेन करने का मतलब होता है, अगर 2000 मान लीजिए 2027 है, 2027 में मेरे को किसी दिन पे, जैसे मैं 26 जनवरी को ही काउंट कर रहा हूँ, 26 जनवरी 2027 को मेरे यहाँ मंडे है, तो 26 जनवरी 2028 को क्या हो जाएगा? 2 दिन का गेन, मतलब मंगल बुध गुरु हो जाएगा। यहाँ मंगल बुध, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ऐसा होता है, 2 दिन का गेन करते हैं। तो चलिए इस हिसाब से मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए 2025 से 2026 पे जाएंगे तो प्लस 1 दिन का गेन करेंगे। 2026 से 27 पे जाएंगे तो फिर से 1 दिन का गेन करेंगे। और 2027 से 28 पे जाएंगे तो लीप ईयर है 28, तो कितने दिन का गेन करेंगे? तो 2 दिन का गेन करेंगे। तो ये टोटल कितने दिन हो गए? 1 2 और 2 कितने हो गए? 4 दिन हो गए। मतलब हमें अपनी डेट से 4 दिन आगे जाना है। अब देखिए 26 जनवरी को संडे है, तो संडे है तो हमें संडे को छोड़ के हमें क्या करना है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा थर्सडे। तो आपकी चॉइस है, आप किस तरह से ये सवाल करते हैं। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सवाल को कैसे करना चाहते हैं। दोनों ही मेथड से आप सवाल को कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये जो मेथड है ये आपको हमेशा हर जगह काम आने वाला है। ये मेथड है वो जो लीप ईयर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तभी आपको काम आने वाला है। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से करना है। मेरा तो काम है आपको दोनों बताना, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। कब आया है? 2020 में आया हुआ है। क्या पूछा है? ए ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग। देखिए एक ये ट्रेन है, ये ट्रेन समझने के लिए बनाया है। ये कितनी है? 400 मीटर लॉन्ग है, और ये किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। जो प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म कितने मीटर है? 200 मीटर लॉन्ग है। कितने सेकंड में क्रॉस करती है? 20 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमें स्पीड बताना है। तो स्पीड का फॉर्मूला सीधा सीधा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस के अपॉन में टाइम। तो हमें पहले डिस्टेंस मार्क करें। तो जब कोई ट्रेन, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है,
तो जब कोई ट्रेन यहाँ से गुजरेगी और ये प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी तो सबसे पहला तो ट्रेन अपना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसकी जितनी लेंथ होगी वो कवर करेगी, और उसके बाद में लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म भी कवर करेगी। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दोनों कवर करेगी। तो मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, दोनों ट्रैवल करेगी। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी, 200 मीटर, और प्लस ट्रेन का कितना, 400 मीटर। तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस, 600 मीटर का डिस्टेंस करेगी। अब टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया 20 सेकेंड। तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, मेरा स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस के अपॉन में टाइम, मतलब 600 मीटर के अपॉन में 20 सेकेंड। तो 0 0 कैंसिल, 30। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड मेरा ये आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था वैसे ही देखिए। ए कंप्लीटेड टास्क इन 8 डेज, बी 12 डेज में। ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। दोनों की क्या निकालेंगे, दोनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इसको यही काम 96 नहीं होगा, माफ कीजिए, 96 बहुत बड़ा ले लिया मैंने, 34 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है। अब ए एक दिन में अगर 8 काम करता तो 24 काम को पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। बी कोई काम एक दिन में 12 काम करता है तो 24 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो गया, 3, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो गया, 2। ठीक है, 3 और 2 लिखा है। हाउ मेनी डेज ए एंड बी टेक टुगेदर, कितना टाइम लेंगे। तो देखिए टोटल काम कितना है, 24, दोनों मिलके काम करेंगे, मतलब 3 और 2 5 काम करेंगे। एक 24 है, 5 काम करना है, तो कितना हो गया, 4.8 डेज का उन्हें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो 4.8 डेज का टाइम लगेगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, या आप इसे एज कैलकुलेशन के ऊपर भी देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी, ए और बी हैं, इनकी जो करंट एज का रेशियो है, करंट एज का जो रेशियो है वो क्या है, 3:5। देयर रेशियो विल बी 9:13 6 ईयर के बाद, 6 साल के बाद। मतलब यहां से अगर मैं 6 ईयर के बाद की बात करता हूं, 6 साल के बाद की बात करता हूं, 6 ईयर के बाद की बात करता हूं, तो इनका रेशियो क्या जाता है, 9:13। तो क्या लिखा है, एक ही करंट एज हमें फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 9 और 13 के बीच में कितना गैप है, 4 का, लेकिन यहाँ 3 और 5 के बीच में कितना का गैप डिफरेंस दिख रहा है, 2 का। ऐसा तो होगा नहीं, रेशियो में डिफरेंस हमेशा सेम का होना चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ 4 का करना है तो मुझे यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मेरा जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, और ये वाला 9 का 13। अब देखिए सेम हुआ, 6 से 10 मतलब 4 का अंतर, 9 से 13 मतलब 4 का अंतर। ऐसे तो अंतर 4 का है, लेकिन वर्टिकली ऐसे देखने जाए तो कितनी ईयर का आंसर है, 6 ईयर का यह दिखा रहा है। अब देखिए एक की करंट एज कितनी है, 6 है, 6 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाती है, 9। मतलब उसकी एज में कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, उसकी एज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है कितना, 3 पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का देखने को मिल रहा है, 3 पॉइंट्स का। अगर 3 की वैल्यू 6 ईयर है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, 3 पॉइंट्स की वैल्यू 6 ईयर है तो एक पॉइंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ईयर। अब क्या पूछा है, करंट एज, करंट एज का रेशियो कितना है, 6। तो 6 इंटू 3 कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 18 ईयर्स, और ये 18 ईयर्स क्या हो जाएगा, कुछ मिस्टेक कर रहा हूं मैं। 'माफ कीजिए, क्या हो जाएगा, 18 ईयर्स क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये 3 है, ये 5 है, कितने का गैप दिख रहा है, 2। ये 9 और 13 कितने का गैप दिख रहा है, 4 का। इसको भी इक्वल करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10।
ऐसे देखिए 3 पॉइंट्स का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने फ्रेंड्स का डिफरेंस, अरे माफ कीजिए यहाँ पे 3 लिख दिया है मैंने, यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा कोई बता नहीं रहा हमको। यहाँ 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ईयर हो जाएगी। तो ये पूरा कैलकुलेशन मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ग्लोचा हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा, 6 × 2 मतलब कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं जब ध्यान नहीं देते तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा कितना, 12 है। तो यहाँ ये 15 क्वेश्चन की हमने सीरीज जी है जो सीसेट में आए हुए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे जो ऐसे इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके और आप परीक्षा पास सके, अधिकारी बन सके। थैंक यू सो मच।